हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 6 का टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें आएगा भूकंप और दूसरा टॉपिक है ज्वालामुखी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे भूकंप को। भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं और पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत जो है सर्वमान्य और प्रामाणिक, वो कौन सा स्रोत है? भूकंप विज्ञान है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का सर्वमान्य और प्रामाणिक स्रोत क्या है, तो वो भूकंप विज्ञान है और इसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अब आप देखिए भूकंप क्या होते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है इसमें से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा के जो निकलने से पृथ्वी में कंपन होता है वो भूकंप कहलाता है। तो याद रखना, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा के निकलने से पृथ्वी में जो कंपन होता है वो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। फिर आता है भूकंप मूल या फोकस। पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वो स्थान क्या कहलाता है? भूकंप मूल या फोकस कहलाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग में वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वो स्थान क्या कहलाता है? भूकंप मूल या फोकस कहलाता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? भूकंप का एपिसेंटर कहलाता है। और इस एपिसेंटर भूकंप अधिकेंद्र पर सर्वाधिक विनाश होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भूकंप का टॉपिक। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा के निकलने से पृथ्वी में जो कंपन होता है भूकंप कहलाता है। फिर आता है भूकंप मूल या फोकस। पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है? भूकंप मूल या फोकस कहलाता है। फिर आता है भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर। भूकंप मूल से ठीक ऊपर की तरफ 90 डिग्री एंगल पर धरातल का वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। और इस एपिसेंटर या अधिकेंद्र पर सर्वाधिक भूकंप से नुकसान होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भूकंप से सर्वाधिक नुकसान कहां पर होता है, तो भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर पर होता है। अब आती हैं भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग और मुख्य तरंग। इनको हम कंपन के नाम से भी बोल सकते हैं, प्राथमिक कंपन, द्वितीयक कंपन और मुख्य कंपन। जो मुख्य तरंग होती है उसे क्या कहा जाता है? धरातलीय तरंग कहा जाता है। तो भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंपन के आधार पर भूकंपीय तरंगों के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले आती है प्राथमिक तरंग, जिन्हें हम पी तरंगे भी बोलते हैं। प्राइमरी तरंग, प्राइमरी वेव्स। अनुदैर्घ्य तरंगे या दबाव वाली तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे और दबाव वाली तरंगे भी कहा जाता है। भूकंप से सबसे पहले कौन सी तरंगों की उत्पत्ति होती है? प्राथमिक तरंगों की या पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसमें कणों की जो गति होती है वो लहर की दिशा के समानांतर होती है। लहर की दिशा के समानांतर पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसमें कणों की गति लहर की दिशा के समानांतर होती है। अतः इन्हें कौन सी तरंगे कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। और ये प्राथमिक तरंगे जो होती हैं ध्वनि तरंगों की तरह चलती हैं। सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली तरंगे कौन सी है? प्राथमिक तरंगे, जो कि ठोस, तरल और गैस सभी भागों से गुजर सकती है। याद रखिएगा, कौन सी तरंग जो है भूकंप की वो ठोस, तरल और गैस सभी भागों से गुजर सकती है, तो वो है प्राथमिक तरंग, अर्थात पी तरंगे पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती हैं। वापिस आपसे रिपीट करवा देता हूं, प्राथमिक तरंगों को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं और दबाव वाली तरंगे भी कहते हैं। और भूकंप से सबसे पहले प्राथमिक तरंगों की उत्पत्ति होती है और उसमें जो कण होते हैं उनकी गति लहर की दिशा के समानांतर होती है। अतः इन्हें क्या कहा जाते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। और प्राथमिक तरंगे जो होती है ये ध्वनि तरंगों की तरह चलती है और सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली तरंगे भी हैं प्राथमिक तरंगे। और प्राथमिक तरंगे जो हैं ये ठोस, तरल और गैस तीनों भागों से गुजर सकती हैं, अर्थात पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे जो हैं पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती हैं। फिर इसके बाद आती हैं द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स। इन्हें गौण तरंगे भी कहते हैं, एस तरंगे भी कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तो थी प्राथमिक तरंगे और अनुप्रस्थ हैं द्वितीयक तरंगे, और इनको एस तरंगे या गौण तरंगे भी कहते हैं। द्वितीयक तरंगों की जो गति होती है भूकंप के तरंगों की, द्वितीयक तरंगों की, वो पी तरंगों से कम होती हैं। और जो तीसरी तरंग है एल तरंग, धरातलीय तरंग, इनसे अधिक होती हैं। याद रखना, द्वितीयक तरंगों की जो गति होती है वो प्राथमिक तरंगों से तो कम होती हैं और धरातलीय तरंगों अर्थात एल तरंगों से
अधिक होती हैं और द्वितीयक तरंगों में जो कण होते हैं, इन कणों की गति जो होती है वो लहर के समकोण बनाते हुए होती हैं, लहर के समकोण बनाते हुए होती हैं, जबकि प्राथमिक तरंग में कणों की गति लहर के समानांतर होती है, जबकि द्वितीयक तरंगों में कणों की गति लहर के समकोण बनाते हुए होती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। एस तरंगे जो हैं ये जल और प्रकाश तरंगों की तरह गति करती है। पी तरंगे तो ध्वनि तरंगों की तरह चल रही थी, और एस तरंगे कैसे चलेगी? जल और प्रकाश तरंगों की तरह गति करती हैं। और ये एस तरंग जो है केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। पी तरंग अपने तीनों माध्यम से गुजर रही थी, ठोस, द्रव, गैस से, और एस तरंग जो है ये केवल ठोस भाग से ही गुजर सकती हैं। और तरल और गैसीय भाग में ये द्वितीयक तरंगे क्या होती है? विलुप्त हो जाती हैं। अतः एस तरंगे पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाती। केंद्र तक कौन पहुंचती हैं? पी तरंगे। फिर इसके बाद आती हैं धरातलीय तरंगे, लंबी तरंगे या एल तरंगे, लॉन्ग वेव। एल तरंगे जो हैं ये ऊपरी धरातल पर आड़े तिरछे रूप में, जिगजैग रूप में ठोस, तरल और गैस सभी भागों से गुजरती हैं। एल तरंगे भी ऊपरी धरातल पर आड़े तिरछे रूप में जाती हैं, जिगजैग। इस प्रकार ये ठोस, तरल और गैस सभी भागों से गुजरती हैं और धरातलीय तरंगों की गति सबसे कम होती है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा गति किसकी होती है? प्राथमिक तरंगों की। फिर सबसे कम गति किसकी होती है? धरातलीय तरंगों की होती हैं। लेकिन धरातल का अनुसरण करने के कारण ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, तो धरातलीय तरंगे होती हैं, क्योंकि ये धरातल का अनुसरण करती हैं और ठोस, तरल और गैस सभी भागों में गुजरती हैं और इनकी गति सबसे कम होती है। तो ये आपकी भूकंप की तरंगे हो गई 3 प्रकार की कंपन के आधार पर। अब आता है भूकंप का छाया क्षेत्र। भूकंप का छाया क्षेत्र क्या होता है कि पृथ्वी का वह भाग जो कि भूकंपीय तरंगों से अप्रभावित रहता है, क्या कहलाता है? भूकंप का छाया क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी का वो भाग जो भूकंप की तरंगों से अप्रभावित रहता है, अनइन्फेक्टेड रहता है, वो क्या कहलाता है? भूकंप का छाया क्षेत्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो पृथ्वी के चट्टानों की घनत्व की मात्रा के अनुसार तीव्रता बढ़ती जाती है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता पृथ्वी के चट्टानों के घनत्व की मात्रा के अनुसार बढ़ती जाती है। अर्थात चट्टानों का जो घनत्व होता है और भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जो होती है उनमें समानुपाती संबंध पाया जाता है। आप इसको याद रखना कि चट्टानों का घनत्व और भूकंपीय तरंगों की तीव्रता में कौन सा संबंध पाया जाता है? समान अनुपात का संबंध इनमें पाया जाता है। जब कभी चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो इन तरंगों में क्या होता है? विक्षेपण या ये मुड़ना चालू हो जाती हैं, अपने स्थान से मुड़ जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन आता है तो ये भूकंपीय तरंगे जो है विक्षेपित होने लग जाती हैं, अपने स्थान से विक्षेपित या मुड़ जाने लग जाती हैं। फिर इसके बाद आता है भूकंप छाया क्षेत्र जो है ये 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भूकंप छाया क्षेत्र कितने डिग्री के बीच होता है? तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच भूकंप छाया क्षेत्र होता है। और आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो 143 डिग्री भी हो सकता है, 103 से 143 डिग्री भी हो सकता है। अब देखिए आप ये छाया क्षेत्र देखिए, भूकंप छाया क्षेत्र, पी तरंगों का छाया क्षेत्र और भूकंप छाया क्षेत्र दोनों बराबर होते हैं। और पी तरंगों का छाया क्षेत्र आप देखिए 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होता है। ये 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से 180 डिग्री के बीच होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र, अर्थात एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों से बड़ा होता है। आप याद रखिएगा, पी तरंगों का छाया क्षेत्र तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच है, जबकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से 180 डिग्री के बीच होता है। अर्थात एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों से बड़ा होता है। अब आप देखिए भूकंप विज्ञान में सिस्मोग्राफ का क्या उपयोग है? तो इसको भूकंप लेखी भी कहते हैं। अर्थात भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। और हिंदी में आपसे पूछ लिया जाए तो वो कहलाता है भूकंप लेखी। फिर आता है आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा। तो समान भूकंप की तीव्रता वाले स्थान जो होते हैं उनको मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंप रेखा कहलाती है। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। समान भूकंप की तीव्रता वाले जो स्थान होते हैं उनको मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। और इसी टाइप का समान है होमोसिस्मल लाइन।
इसको आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट आ सकता है। होमोसिस्मल लाइन को कहते हैं सह भूकंप रेखा, अर्थात समान भूकंपीय समय के स्थानों को, यहाँ पर तो स्थान समान भूकंप की तीव्रता वाले स्थान थे, यहाँ है समान भूकंपीय समय के स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल लाइन कहलाती है, या फिर इसे सह भूकंप रेखा भी कह सकते हैं। तो समान भूकंप की तीव्रता वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल। और समान भूकंपीय समय के स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। फिर इसके बाद आता है भूकंपीय तरंगों के मापन के पैमाने या स्केल कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का मापन कैसे करते हैं अपन? तो सबसे पहले आती है रिएक्टर स्केल। अंकीय मान क्या होता है रिएक्टर स्केल का? रिएक्टर स्केल का 0 से 10 अंक तक होता है रिएक्टर स्केल का मान। यह ऊर्जा की निष्कासन मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है। अंकीय मान जो है ये 0 से 10 अंक तक होता है और ये ऊर्जा की निकलने की मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से कितनी ऊर्जा निकल रही है, उसकी मात्रा के आधार पर ये निर्धारित होता है, जिसमें किसी अगले अंक के लिए ऊर्जा की मात्रा से में 10 गुना अधिक तीव्रता होती है। अतः यह स्केल मात्रात्मक स्केल है, याद रखिएगा। रिएक्टर स्केल क्या है? एक मात्रात्मक स्केल है और ये भूकंप के लिए पूरे विश्व में मान्य है भूकंपीय तरंगों का मापन करने के लिए। दूसरी आती है मर्केली स्केल या फिर मर्सेली स्केल। इसका अंकीय मान कितना होता है? 1 से 12 तक। रिएक्टर स्केल का होता है 1 से 10 तक और मर्केली स्केल या मर्केली मापक का अंकीय मान कितना होता है? 1 से 12 तक। भूकंप से होने वाले नुकसान के आधार पर इसकी गणना की जाती है। भूकंप से कितना नुकसान हुआ है इसके आधार पर मर्केली मापक ये भूकंप की गणना करता है। अतः मर्केली स्केल क्या है? गुणात्मक मापन का पैमाना है, जबकि रिएक्टर स्केल क्या है? मात्रात्मक स्केल है। और मर्केली मापक क्या है? मर्केली स्केल गुणात्मक पैमाना है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है मर्केली स्केल का? इसका उपयोग केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। मर्केली स्केल का उपयोग केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है और भूकंप से होने वाले नुकसान के आधार पर इसकी गणना की जाती है। फिर इसके बाद आता है भूकंप के क्या क्या कारण हैं, भूकंप की उत्पत्ति क्यों होती है। सबसे पहले आता है प्लेट विवर्तन की गति के कारण। सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की गति के कारण। अभिसारी और पार्श्ववर्ती प्लेट जो होती है इसके किनारों के सारे भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। अभिसारी किनारा जो होता है और पार्श्ववर्ती प्लेट जो होती है उनके किनारों के सारे भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा कारण है ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं उनके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तीसरा कारण है भू असंतुलन का होना। भू असंतुलन के कारण भूमि जब असंतुलित हो जाती है इसके कारण संतुलन स्थापित करने के लिए भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। जैसे हिमालय में आने वाला भूकंप संतुलन मूलक भूकंप है, क्योंकि वहां की भूमि असंतुलित हो जाती है तो वापस संतुलन स्थापित करने के लिए भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। तो हिमालय में आने वाला भूकंप क्या है? संतुलन मूलक भूकंप है। फिर इसके बाद अगला कारण है जलीय भार के कारण। नदियों पर बांध बनाने से क्या होता है? जलीय भार में वृद्धि हो जाती है जिससे भूमि में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जैसे 1967 में महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप आया था, कोयना बांध के कारण आना बताया गया है। इसी प्रकार जलीय भार के कारण क्या होता है? पृथ्वी के भाग जलीय भाग में वृद्धि हो जाती है जिससे भूमि में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। फिर इसके बाद आता है भ्रंश मूलक भूकंप। ये प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत के प्रतिपादक एच.एफ. रीड द्वारा दिया गया है भूकंप का कारण भ्रंश मूलक भूकंप। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दी गई किसके कारण? किसके द्वारा? एच.एफ. रीड के द्वारा। प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एच.एफ. रीड के द्वारा। भूकंप का सिद्धांत है, याद रखिएगा। प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत एच.एफ. रीड द्वारा दिया गया है भ्रंश मूलक भूकंप का। फिर इसके बाद आता है भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहला आता है विवर्तनिकी भूकंप, जो कि प्लेटों के किनारे वाले आने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? विवर्तनिकी भूकंप। अभिसारी प्लेटें हैं और प्लेटों के कारण अन्य किनारे आने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? विवर्तनिकी भूकंप कहलाते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी से आने वाले भूकंप ज्वालामुखी भूकंप कहलाते हैं। फिर आता है विस्फोट भूकंप। परमाणु परीक्षण करने से जो विस्फोट होते हैं उसके कारण भूकंप आते हैं। फिर आता है नियात भूकंप। खनन क्षेत्रों में आने वाला भूकंप क्या कहलाता है? नियात भूकंप कहलाता है। और भ्रंश मूलक भूकंप, भ्रंशन के सहारे आने वाला भूकंप क्या कहलाता है? भ्रंश मूलक भूकंप कहलाता है। इसके बाद देखिए भूकंप की गहराई के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। भूकंप की गहराई कितनी होती है? जैसे सबसे पहला आता है सामान्य भूकंप। फिर आता है सामान्य भूकंप की गहराई कितनी होती है? 0 से 50 किलोमीटर तक सामान्य भूकंप की गहराई होती है। फिर आता है मध्यम भूकंप, अर्थात इसकी गहराई मध्यम गहराई कितनी होती है?
50 से 250 किलोमीटर तक मध्यम प्रकार के भूकंप आते हैं। फिर आते हैं अधिक गहराई वाले भूकंप, जिनकी गहराई कितनी होती है 250 से 700 किलोमीटर तक होती है। तो भूकंप की गहराई के आधार पर कितने प्रकार, सामान्य, मध्यम और अधिक गहराई वाले भूकंप। अब आप बात करते हैं अपन स्थिति के आधार पर भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के भूकंप होते हैं, स्थलीय भूकंप जो कि स्थलीय भाग पर आते हैं, और दूसरे होते हैं सागरीय भूकंप, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सुनामी। सागरीय भागों में भूकंप के आने से उत्पन्न होने वाली लहरें क्या कहलाती हैं, सुनामी कहलाती हैं। सागरीय भागों में भूकंप के आने से उत्पन्न होने वाली लहरें सुनामी कहलाती हैं। और सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, सागरीय लहरें। जैसे 26 दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के पास समुद्री भूकंप से भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, ये सागर में डूब गया था तथा सुनामी लहरों के कारण भारत में लगभग 10,000 व्यक्ति मर गए थे। अर्थात सुनामी लहरों का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो तटीय भागों में होता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, भारत में सुनामी पूर्व सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित हैं, तो हैदराबाद में भारत में सुनामी पूर्व सूचना केंद्र स्थापित है, 2005 में स्थापित किया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सुनामी पूर्व सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो हैदराबाद में 2005 से स्थापित। अब अपन देखते हैं विश्व में भूकंप के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर का परिधीय क्षेत्र, चारों तरफ का भाग जो है प्रशांत महासागर का, वो भूकंप का क्षेत्र है। यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक 63% भूकंप आते हैं, लगभग 2/3। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व के सर्वाधिक 63% भूकंप कहाँ पर आते हैं, तो प्रशांत महासागर के परिधीय क्षेत्र में लगभग 2/3 भूकंप आते हैं विश्व के। फिर दूसरा आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, भूमध्य सागर से तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया तक का क्षेत्र जो है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाता है, जहाँ पर विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। सर्वाधिक 63% भूकंप तो विश्व के प्रशांत महासागर परिधीय क्षेत्र में आते हैं, और विश्व के लगभग 21% भूकंप जो है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। फिर इसके बाद आता है अफ्रीका की महान ब्रंश घाटी। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, हिमालय पर्वतीय भाग और कच्छ का रण, 3 है। अफ्रीका की महान ब्रंश घाटी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी सर्वाधिक भूकंप आते हैं। फिर आता है भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है हिमालय पर्वतीय भाग और कच्छ का रण। और भारत में न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, याद रखिएगा दक्षिण का पठार जो है भारत का, यहाँ पर न्यूनतम भूकंप आते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो दक्षिण का पठार है। तो विश्व के सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं, प्रशांत महासागरीय परिधीय क्षेत्र में 63%, फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी में मध्य महासागरीय 21% आते हैं, फिर आते हैं अफ्रीका की महान ब्रंश घाटी क्षेत्र में। और भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, हिमालय पर्वतीय भाग और कच्छ का रण। और भारत में सबसे कम भूकंप कौन से क्षेत्र में आते हैं, दक्षिण के पठार में। यह आपका हो गया भूकंप वाला टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद अपन ज्वालामुखी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी अपन कोर्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अपने को हिंदी भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, और इनके फिर SST के टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।